अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज इतवार की सुबह भारतीय फौज के जवान यौम जमहूरिया परेड के मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। 105 मिलीमीटर की फील्ड गने देसी से ये मशक़ें की जा रही है। 25 पाउंड तोपों के साथ विंटेज आर्टिलरी जो रिवायती तौर पर यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान गरजने वाली रस्मी 21 तोपों की सलामती से फायर करते हैं, इस साल 105 मिलीमीटर की हिंदुस्तानी फील्ड गनों से बदल दी जा रही है, क्योंकि हुकूमत अपने मेक इन इंडिया पहल को मजीद आगे बढ़ा रही है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Sharing is caring, we all should know. It is important, let's kindness show. Share with them who are in need. Share with others is a kind deed, is a kind deed. कल पीर को अयोध्या में कार सेवकों के जरिए 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाले राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सिक्योरिटी के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस को अलर्ट कर दिया है। अयोध्या की सरहदें सील कर दी गई है। मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। हुकूमत ने मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी किया है। झूठी खबरें और हेर फेर वाले दावों से बचने को कहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई अजला में 21 जनवरी यानी आज से लेकर 22 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक मिली जुली आबादी में फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए हैं। खुफिया इत्तलात मालूम किए जा रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि दफ़ा 144 CRPC के तहत नाफिज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कहा कि 21 से 22 जनवरी तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CRPC की दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को इनके यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में एक पोस्ट में मोदी ने कहा, मणिपुर के रियासती दिन के मौके पर रियासत के लोगों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। मणिपुर ने हिंदुस्तान की तरक्की में एक मजबूत हिस्सा डाला है। मोदी ने कहा, हमें रियासत की सकाफत और रिवायत पर फख्र है। मैं मणिपुर की मुसलसिल तरक्की के लिए दुआगो हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली आज इतवार को एक और सर्द सुबह के लिए जाग गई, क्योंकि दर्जे हरारत सिंगल हंदसे में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई परवाजें और ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली पालम में आज इतवार की सुबह 2 बजे हद निगाह 400 मीटर से कम होकर 2:30 बजे 100 मीटर रह गई और सुबह 3 बजे से ये मजीद कम होकर 0 हो गई, जिसके बाद कई परवाजें और ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए जिला इंतजामिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की सफाई करा दी। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट S राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के अलावा हिंदू मुस्लिम फरीक के लोग भी मौजूद थे। नगर निगम के तकरीबन 25 मुलाजमीन की मदद से तकरीबन 3.25 घंटे में वजू खाने की सफाई की गई। सफाई के बाद इसे पहले की तरह सील कर दिया गया। जिंदा 40 मछलियों को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सुपुर्द किया गया, जबकि मरी हुई मछलियों को इंतजामिया ने वहां से हटवा दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रांची में जमीन घोटाला मामले में झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन से 7 घंटे तक पूछगछ की। ताहम पूछगछ से मुतालिक तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी है। इस दौरान 10 गाड़ियों में पहुंचे CRPF के जवानों को वज़ीर-ए-आला की सरकारी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द तैनात किया गया था। सिक्योरिटी के एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट से लेस थे। इसके अलावा भी वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के अतराफ मुख्तलिफ नफरी तैनात रही और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था। पूछगछ के लिए आने वाली टीम में ED के 6-7 अफसरान थे, जिन्हें वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह के गेट के बाहर गाड़ी से उतारा गया। इनका नाम और पता दर्ज किया गया। इसके बाद तमाम अफसरान गेट से पैदल रिहाइशगाह के अंदर गए। वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह और गोंडा थाना एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के दरमियान कानकी रोड है। JMM के कारकुनान गोंडा थाने के सामने कानकी रोड पर धरने पर बैठ गए थे। पूरी सड़क पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। गोंडा थाना जाने का वाहिद मुतबादिल पैदल रास्ता है। छापे के दौरान गाड़ियों की नकल व हरकत पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत जल्द ही हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान लोगों की आज़ादाना नकल व हरकत पर पाबंदी आयद करते हुए सरहद को सील कर देगी।
उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान सफर के लिए वीजा को लाजमी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान FMR मुआहदे पर नजरसानी करने का फैसला किया है और इसके बाद ही सरहद को भी सील करने का फैसला किया है। इस सरहद को जल्द ही सील कर दिया जाए ताकि यहां से शिद्दत पसंदों का दाखिला रोका जा सके। उन्होंने सरहद के सील होने को मरकजी हुकूमत का अहम कदम करार दिया। इस मरतबा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मजमूई तौर पर 19 बच्चों का इंतखाब किया गया है, जिन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में एक तकरीब के दौरान एजाज से नवाजेंगी। ये तकरीब 22 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी। इन सभी 19 होनहार बच्चों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी यानी मंगल को बातचीत भी करेंगे। इन अवार्ड के लिए 9 लड़कों और 10 लड़कियों का इंतखाब किया गया है, जिनमें अशफाक हामिद जम्मू कश्मीर से और मोहम्मद हुसैन बिहार के नाम शामिल हैं। इन दोनों बच्चों को आर्ट एंड कल्चर के मैदान में एजाज के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के आदित्य विजय ब्राह्मणे को बहादुरी के लिए बाद-अज़-मर्ग एजाज से नवाजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लीडर वरुण गांधी ने कहा कि नौकरियां क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इस रकम से लोगों को आटा, दाल और चना तकसीम किया जाता है। ये कैसी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि MP, MLA, DM, SP और सीनियर लीडरों और ओहदेदारों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना लाजमी करार दिया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना लाजमी करार दिया जाए ताकि वो भी आम आदमी के मसाइल के बारे में जान सकें। बड़खेड़ा ब्लॉक इलाके के भैंसा ग्वालरपुर में एक अवामी खिताब के दौरान बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट वरुण गांधी ने कहा कि मुल्क में बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमत के ओहदे खाली हैं, जिन्हें पूर्ण नहीं किया जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार है। वरुण गांधी ने कहा कि नौकरियां क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इस पैसे से लोगों को मुफ्त में आटा, दाल और चना दिया जा रहा है। ये कैसी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग पैसे और नाम के लीडर बनते हैं, लेकिन इनकी सियासत अवाम की भलाई के लिए वक्फ है। अदाकारा रश्मिका मंडाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 नवंबर 2023 को रश्मिका का ये वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद से कई अहम शख्सियात के डीप फेक वीडियो सामने आए। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कायदा बना रही है। जिन अहम शख्सियात के डीप वीडियो बनाए गए, इनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी शामिल है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अजीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर इन अहम शख्सियात में शामिल हैं, जिन्हें कल पीर को राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए सरकारी मेहमानों में शामिल किया गया है। मदुईन में तकरीबन 8000 अफराद शामिल हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों से छीन लिया गया। उन्होंने सियासी जमातों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो अक्सरियती वोटों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सदर मजलिस ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल गुलबर्गा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए तारीख के 3 अहम वाक़यात के बारे में सवाल किए, जिनके नतीजे में आज की सूरत हाल पेश आई है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने 500 साल बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की। जब कांग्रेस के GP पंत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, एक रात मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, लेकिन वहां से मूर्तियां नहीं हटाई गई। नैयर नामी एक कलेक्टर ने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा शुरू की। 1950 के दशक में नारायण जनसंघ के पहले रुकने पार्लियामेंट बने। सदर मजलिस ने कहा कि 1986 के अवाखिर में मुसलमानों की बात सुने बगैर बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। सदर मजलिस ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिसमें BJP और संघ परिवार का रोल है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस वक्त VHP कायम हुई, राम मंदिर मसला का वजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कभी राम मंदिर की बात नहीं की। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तानी मुसलमानों से छीना गया। ओवैसी ने कहा कि क्या हम नहीं देख सकते कि अगर GP पंत उस वक्त मूर्तियां हटा देते, अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते और अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की जाती, तो ये हालात पैदा नहीं होते। ये कुछ सवालात हैं जो हम पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिशें हो रही है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक आला सतही कमेटी भी इसके लिए तश्कील दी जा चुकी है और राय मशवरे का अमल भी शुरू हो चुका है। इस दरमियान कई अपोजिशन पार्टियों ने कोविंद कमेटी को खत लिखकर एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर एतराज
जाहिर किए हैं और इसे गैर आईनी बताया है। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखा है जिसमें कुछ अहम बातें बताई गई है। इस खत में इलेक्शन कमीशन ने मुतला किया है कि अगर मुल्क में लोकसभा और सभी रियासतों के असेंबली इंतखाबात एक साथ कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदारी करने के लिए इंतखाबी कमीशन को हर 15 साल में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मरकजी हुकूमत को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईवीएम 15 सालों तक चलती है। एक साथ अगर इंतखाब कराया गया तो ईवीएम के एक सेट का इस्तेमाल 3 दौर का इंतखाब कराने में किया जा सकता है। इस साल आम इंतखाबात कराने के लिए मुल्क भर में तकरीबन 11,80,000 पोलिंग मराकज़ बनाने की जरूरत होगी। अलावा एक साथ इंतखाब के दौरान हर पोलिंग मरकज़ पर ईवीएम के 2 सेट, एक लोकसभा हल्के के लिए और दूसरा असेंबली हल्के के लिए की जरूरत होगी। इंतखाबी कमीशन ने गुज़िश्ता तजुर्बात की बुनियाद पर हुकूमत को यह खत लिखा है। रियासत तेलंगाना में इख्तिदार से महरूम बीआरएस का पड़ोसी रियासतों से भी अमलन तखलिया हो रहा है। कौमी सतह पर सरगर्म रोल अदा करने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया था, लेकिन अपने होम ग्राउंड तेलंगाना में बीआरएस को शिकस्त के असरात पड़ोसी रियासतों पर भी होने लगे हैं। बीआरएस कौमी सरबराह ने मुख्तलिफ रियासतों में बीआरएस की इलाकाई कमेटियों को तश्कील दिया था। केसीआर की क़यादत से मुतासिर होकर मुख्तलिफ रियासतों के साबिक़ चीफ मिनिस्टर, साबिक़ वज़रा और दूसरे कायदीन बीआरएस में शामिल हुए थे। प्रगति भवन सियासी सरगर्मियों के मरकज़ में तब्दील हो गया था। उजलत में बीआरएस की इलाकाई कमेटी तश्कील दी गई थी और टी चंद्रशेखर को रियासती सदर नामजद किया गया था। इसके बाद कभी आंध्र प्रदेश में सियासी सरगर्मियां शुरू नहीं हुई। दूसरी जानिब उड़ीसा के साबिक़ चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमन और इनके फर्जंद शशिद व दीगर कायदीन केसीआर से मुलाकात करके बीआरएस में शामिल हुए थे। गिरिधर गमन सियासी ताकतवर कायद की शिनाख्त रखते हैं। वो 9 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। उन्होंने तेलंगाना इंतखाबात से कबल बीजेपी को छोड़कर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। तेलंगाना में बीआरएस को शिकस्त के बाद वो बीआरएस से अब कांग्रेस में शामिल हो गए। बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने महाराष्ट्र की सियासत पर ज़्यादा तवज्जो दी थी। कई जलसों से खिताब में कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा चैलेंज पेश किया था। फिलहाल लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र कायदीन हैदराबाद को पहुंच रहे हैं। इन कायदीन से साबिक़ केसीआर व केटीआर मुलाकात से भी गुरेज कर रहे हैं, जिससे ये कायदीन अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए दूसरी जमातों में किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियों में शिद्दत पैदा कर दी है। रियासत के 17 लोकसभा हलकों में 35% वोटों के तनासुब से 10 हलकों पर कामयाबी हासिल करने का पार्टी ने निशाना मुख्तस किया है। बीजेपी कौमी क़यादत तेलंगाना के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। 17 लोकसभा हलकों को 5 क्लस्टर में तकसीम किया गया। बीजेपी के सीनियर कायदे साबिक़ रुकने असेंबली एम धर्माराव के अलावा तेलंगाना बीजेपी के 4 जनरल सेक्रेटरीज को इन क्लस्टर्स का इंचार्ज नामजद किया गया है। आइंदा माह 5 से 14 फरवरी इन 5 क्लस्टर्स में बीजेपी रथ यात्रा का एहतमाम करने का फैसला किया गया। रोजाना 2 असेंबली हलकों का अहाता करके 10 दिन में तमाम लोकसभा हलकों में यात्रा मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली तैयार की गई। यात्रा में बीजेपी के कौमी कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। बीजेपी को यकीन है कि फरवरी के अवाखिर या मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। 28 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करने दौरा कर रहे हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन हर वक्त ट्रैफिक को बाकायदा बनाने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। फिजाई और सूती आलूदगी के दरमियान ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तौक़्क़े है कि इनके लिए जल्द ही AC हेलमेट दस्तयाब करवाए जाएंगे। दोनों शहरों में गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर में तकरीबन 80 लाख गाड़ियों की नकल व हरकत सड़कों पर होती है। इनमें बाइक्स की तादाद 57 लाख है। बकिया गाड़ियों में कारें, बसें और दीगर गाड़ियां हैं। इनके साथ नई गाड़ियां भी सड़कों पर नजर आ रही है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में उमूमन सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक ज़्यादा होती है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के नतीजे में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने वाले ट्रैफिक मुलाजमीन पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इनको गाड़ियों के धुएं से कई मसाइल का सामना करना होता है। क़ब्ल आला अहदेदारों की जानिब से मुनक़िदा हेल्थ कैंप्स में ट्रैफिक अमले को बाद मसाइल का सामना करना पड़ा, जिस पर इन मसाइल को दूर करने अहदेदारों ने इक़दाम किए। इसी के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक मुलाजमीन पुलिस को AC हेलमेट फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। आइंदा मौसम गर्मा के पेश नज़र ट्रैफिक अमले को दुश्वारियों से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पुराने शहर चंचलगुड़े में हफ्ते की शाम उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब MBT के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मजलिस बचाओ तहरीक के जलसा मिली बेदारी को पुलिस से इजाज़त न दिए जाने पर कारकुनान बरहम हो गए थे। MBT कारकुनों की कसीर तादाद और बरहमी को देखते हुए सदर दफ्तर चंचलगुड़ा पर भारी पुलिस जमेत को तलब कर लिया गया था और आला पुलिस ओहदेदार MBT दफ्तर पहुंचे।
सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खां फरहद और पार्टी तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद की इम्कानी गिरफ्तारी की इत्तला पर कारकुन और अवाम बेचैन हो गए और पार्टी दफ्तर पर उमड़ पड़े। पुलिस ने हुजूम को बताया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी कुछ वजूहात हैं। ताहम एमबीटी के सदर दफ्तर और आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और भारी जमीयत को हर रास्ते पर मुतय्यन कर दिया गया। वाजरे के हफ्ते की शाम याकूतपुरा बड़ा बाजार में जलसा मिली बेदारी की वसी तर तैयारियां कर ली गई थी। ताहम ऐन वक्त इजाज़त न देने पर पार्टी कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया और ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों को काबू में करते हुए अमजदुल्लाह खां खालिद ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की और बताया कि पुलिस की साजिश के नतीजे में एमबीटी का जलसा मिली बेदारी को इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन पर इल्ज़ाम लगाया कि डीसीपी ने जानबूझकर साजिश के तहत जलसे की इजाज़त नहीं दी और आला हुक्काम को गुमराह किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव के दरमियान रियासत की सियासत में लफ्जी तकरार शुरू हो गई है। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर तनकीदों और जवाबी तनकीदों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साबिक रियासती वजीर केटीआर ने जहां साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सियासी शेर करार दिया और यह दावा किया कि शेर बहुत जल्द अवाम में पहुंचेगा और बीआरएस के लिए मुहिम चलाई जाएगी। इस पर लंदन में मौजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि अगर शेर केसीआर बाहर आएगा तो फिर इसे पिंजरे में कैद करके दरख्त से बांध दिया जाएगा। दोनों कायदीन के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी तकरार का सिलसिला अवाम में मौजू बहस बना हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन बीआरएस को 100 मीटर जमीन में दफन कर देने का ऐलान किया। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस होने से कबल लंदन में तेलंगाना के एनआरआईज और मुहिब्बे कांग्रेस के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी असेंबली इंतखाबात के नताइज दोहराए जाएंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात में इस मरतबा कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी और बीआरएस को हज़ियमत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात के बाद तेलंगाना में बीआरएस का नाम व निशान मिट जाएगा और आने वाले असेंबली इंतखाबात तक तेलंगाना में बीआरएस की कार का निशान भी खत्म हो जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अपने मुख्तसर से खिताब में बीआरएस पार्टी और इसकी 10 साला हुक्मरानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने हुकूमत हिंद से 500 रुपए की नोट पर राम की तस्वीर शाया करने का मुतालबा किया। आज महाराष्ट्र के शामबाजीपुर में सहाफियों से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और चंद ममालिक की करेंसियों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि इंडोनेशिया की आबादी में 80% मुसलमान हैं। इसके बावजूद वहां की करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के ज़िमन में हमारे मुल्क में भी 500 रुपए के नोट पर राम की तस्वीर शाया करवाते हुए इस तकरीब को यादगार बनाया जाना चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि यह सिर्फ इनकी शख्सी राय नहीं है बल्कि मुल्क के 100 करोड़ अफराद के जज्बात की तर्जुमानी है। क़ब्ल अज़ीम बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से 22 जनवरी को तातील देने का मुतालबा किया था। इनका कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में राम की मूर्ति नस्ब की जाने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी की खबरों के साथ ही शोएब मलिक और साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की खबर भी सामने आ गई। ज़राए से ये बात सामने आई है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में बाकायदा तलाक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक शोएब मलिक के ख़ानदान में से किसी ने शादी में शिरकत नहीं की। शोएब मलिक का ख़ानदान हैदराबाद की सानिया मिर्जा से शादी ख़त्म होने पर सख्त रंजीदा हैं। शोएब मलिक के निस्बती बरादर इमरान जफ़र ने कहा कि मुझे भी शादी का सोशल मीडिया से पता चला है। ख़ानदान में से कोई शादी में शामिल नहीं था। ज़राए के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक में बाकायदा तलाक हो चुकी है। कानूनी हैसियत से शोएब मलिक बेटे को दुबई में मिलते रहेंगे। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात ख़राब होने पर शोएब मलिक का ख़ानदान दुबई भी गया था। वो 2 हफ्ते 2022 के आखिर में दुबई में रहे। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के घर क़याम के दौरान ताल्लुकात खुशगवार करने की कोशिश की जाती रही। ज़राए ने बताया कि शोएब मलिक का ख़ानदान सानिया मिर्ज़ा से तलाक के हक़ में नहीं था। तलाक होने पर शोएब मलिक के ख़ानदान को बहुत दुख हुआ। अफराद ख़ानदान ने शोएब मलिक को भी ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा दिया था। दूसरी जानिब सना जावेद के साथ मामलात एक अरसे से चल रहे थे। ज़राए ने मजीद कहा कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से तलाक ली। सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक के दूसरी ख़वातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। वो एक अरसे से नज़रअंदाज करती रही और सानिया ने इंतहाई कदम उठाया।